अपने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने उपन्यास के पार्ट 7 की ओर। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिंती, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिंती पेन बाम ले आई। बिंती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिंती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मुटकी कहीं की, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिंती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिंती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही है तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह ये बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर या बिंती बड़ी खुश है, या तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, या खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी या बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी ना था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहले भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा हो। सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा, नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, अरे जाओ। सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ, जरा इस कामरेड को एक चिट्ठी लिख दें। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने की एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया। हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, अब हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। या मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के। सुधा बोली, अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, सो तुम लड़कियों में से थोड़े ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? आपकी पॉकेट में से अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली, इससे काम चल जाएगा? हाँ 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 हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ चले जाएं, तब सेकंड शो हो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए? तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया, लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल दिया।
तो फिर यहाँ खाना नहीं खाओगे? जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदन ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बंटी एक अच्छा सा सूट पहने लान पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बंटी के चेहरे पर पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि कॉलर अंदर था और एक बाहर, एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर की कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बंटी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बंटी कुछ बोला नहीं। बंटी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर गया रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो बंटी कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह उतनी परवाह नहीं करता। क्यों? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह यह विश्वास करने लगा है कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसीलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदन ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बंटी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बंटी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती, वह जरूर साजन के साथ जाती है, वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है कि क्या मैं साजन से कम सुंदर हूँ। और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदन ने ताजुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए, और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदन ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की है, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत न समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं, और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी हैं तुमने? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई, उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूं कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूं पम्मी की आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा?
आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बाल डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हाल के अंदर। लेकिन चलो देखें, अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बंटी को ले चलोगे? हाँ हाँ तो चलो, उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जालजट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदन ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती हूँ। चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बंटी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बंटी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? हूँ, बंटी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह साजन के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। वो अपने गले को दबाते हुए बंटी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गईं और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह साजन को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ, और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ, उफ। और वह सिर थामकर बैठ गया। पम्मी ने अंदर चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ रहने से इसका दिमाग और खराब हो जाएगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की, लाओ आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सलामी, हुयर सी ड्राज्ड। सलामी जहां वह नाची थी, यानी कि ये जो है चित्र था। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सासा पम्मी ने कहा, कपूर, सलामी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदन ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हैराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हैराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हैराद ने सलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कहीं राज्य पर कोई आपत्ति ना आए, उसने सलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा। उसने सोचा, सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इस पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हैराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से। लेकिन हैराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी है कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला, हाँ हाँ ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है। आदमी को कहाँ ले जाता है, यह अंदाज भी नहीं है किया कि यह अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। तो तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो। ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे ऊब
जब चाहे। ऊब गई थी, एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए, तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना। उसी ने तो सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया और लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा दिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़े ही होती है, चंदर बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को नहीं है। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रामक था। वह बाइबल के सैलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सैलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर से खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसीलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींचा और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफरसन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतर कर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफरसन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सासा पम्मी एक बांस से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदन ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उससे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे।
सासा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नजदीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं हैं। तभी तो संग निभ जाता है। सासा उसकी आवाज में जाने क्या झलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली वह बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद की निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींच कर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींच कर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींच कर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सासा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ, वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे ऊबने लगा, जैसे एक विहग शिशु घबराकर अपनी नीड के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा। सुधा के पास जाने के लिए क्यों, पता नहीं क्यों। यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपसे में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कस कर चादर लपेट लेता था। फिर जाकर उसकी तबीयत घुटने लगती थी और वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजब सी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठता। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलक बिलक कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जोर जाने कैसे सुकुमार जंजीरों कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मात्मक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही। जैसे जैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पड़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात में ही चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी, बोली कुछ नहीं। लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत से समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 8 में।